वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर मैथ से 02 मैं अरुण चौधरी। हम हमारे मैथ की प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। हमारे मैथ की प्रैक्टिस के अंतर्गत ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो परीक्षा है उस पे जो संभावित प्रश्न है उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कठिन प्रश्न भी रहेंगे, कुछ सरल प्रश्न भी रहेंगे। हमारे इसमें दोनों प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको इसको हल करके दिखाना। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना है और अपने जो अभी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। ठीक है, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहले का क्या आंसर है, बहुत ही सरल प्रश्न है पहला हमारा। ठीक है, कुछ अंक दे रखे उसमें 4, 6, 0 और 1, ये 4 अंक दे रखे हमारे सामने। ठीक है, इन अंकों से क्या बोला उसने, बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, ये जो 4 अंक है इनसे हमको बड़ी संख्या बनानी है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको छोटी संख्या बनानी है। और ठीक है, फिर क्या बोला उसने, उनका अंतर बताना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ चुका है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर आ चुका है उनका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल प्रश्न। ठीक है, तो देखो इस अंकों से बड़ी संख्या बनानी है तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि बड़े अंक को सबसे पहले लिखना है। तो इन चारों में बड़ा अंक कौन सा है, तो 6 है, तो हमने लिख दिया 6। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 4, तो हमने लिख दिया 4, फिर 1 और फिर 0। तो ये बन गई इन अंकों से बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनानी है तो हमको पता है कि जब भी हम छोटी संख्या बनाते हैं तो 0 को कभी भी आगे नहीं लिखते हैं, बल्कि हम किसी अंक को लिखते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा इसमें, तो सबसे छोटा अंक है 1, उसके बाद 0, उसके बाद 4 और फिर 6। अब क्या करना है, इनको घटाना है। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न ने बोला है कि इनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका अंतर क्या होगा, देखिए घटेंगे। 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 4। ठीक है, ये इसको देगा 10, यहाँ पे बचेंगे 4, 3 और ये कितना हो गया 5। ठीक है, 5364। विकल्प नंबर ए, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करिए। अगला प्रश्न जो है उसमें व्यंजकों का सरलीकरण भी शामिल है और प्रतिशत भी शामिल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्यंजक को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। ठीक है, देखो इसमें प्रतिशत दे रखा है, हमको इस प्रतिशत को हटाना है। लेकिन इस प्रतिशत को हटाने से पहले हमको क्या करना है, ये जो व्यंजक दे रखा है अंदर, इसको हल करना है। ठीक है, देखो हमने कल एक प्रश्न किया था, कौन सा, कि 150% बराबर है, ये किसके बराबर है, बिल्कुल उसके जैसा ही प्रश्न है। बस उसने ये जो 150 है इसकी जगह पूरा एक व्यंजक दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यंजक को हल करेंगे। और व्यंजक को क्यों हल कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि देखो जो प्रतिशत है वो जो है वो कोष्टक के बाहर है। ठीक है, हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटे कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले किसको हल करेंगे हम, का को। का इन दोनों के बीच में है। ठीक है, चलो का मतलब होता है गुणा, 100 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, ये लिख दिया 2000। बाकी सवाल को ऐसा ही लिख देना है, भागित 5 गुणा 3, फिर प्रतिशत का चिन्ह भी ऐसा ही चलेगा। ठीक है, अब किसका नंबर है, भाग का, भाग लगाएंगे कितना आएगा, 5 चौक 20, 400 गुणित 3, फिर भी प्रतिशत का चिन्ह ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, अब 400 और 3 का गुणा करेंगे, 4 में कितना हो जाएगा 12, तो ये लिख दिया मैंने 1200। फिर देखो
अब 1200%, ये हमने जो कल सवाल किया था कि 150% बराबर हैं, उसके जैसा ही हो गया है। अब 1200% है, प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो हम बटे में क्या लिखते हैं, तो हम बटे में 100 लिख देते हैं, काटेंगे 0 से 0, तो इसका उत्तर क्या आ गया हमारा 12 आ गया। ठीक है, विकल्प नंबर ए। जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़कर हल करना है आपको। हो गया सवाल नंबर 3। देखो क्या दे रखा उसने, 2 की घात 4 प्लस, ठीक है, और क्या दे रखा है 3 की घात 4 प्लस 5 की घात 4। ठीक है, इसका मान उसको बताना है, क्या होगा। ठीक है, देखो आपको अपना जो उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में भी बता देता है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना आपको। ठीक है, देखो जब भी हम किसी की भी घात देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका आपस में गुणा करना। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सरल, बस उसने उलझा के दे रखा। कैसे देखना, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब होता है कि 2 का गुणा आपस में कितनी बार करना है, 4 बार। तो देखो मैं 2 की घात 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर 3 की घात 4 है तो 3 की घात 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणित 3 गुणित 3, ये लिख सकता हूं। ठीक है, फिर 5 की घात क्या है, 4 है, तो मैं 5 की क्या लिख सकता हूं, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन सभी का गुणा करना है, उनको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, इस पूरे का आंसर क्या है, 16 आया। फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा दिया। फिर क्या है, 3 क्या 9, 9 क्या 27, 27 में हम 3 का गुणा करेंगे, या 27 का पार्ट आप 3 बार बोल लो तो कितना आ जाएगा 81। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह क्या है, 25, 25 5 125, 125 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, यही आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, देखो जब हम तीनों को जोड़ते हैं कैसे जोड़ेंगे, 16, 81 और 625 जोड़ो कितना आएगा, 6 और 1 7, 7 और 5 12, हासिल आया 1, 8 और 2 10 और 2 12, हासिल आया 1, 722। लेकिन क्या हमारे विकल्प में 722 है, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 81 को जोड़ेंगे, 6 और 1 कितना 7, 8 और 1 9, 97 प्लस 625। देखो हमारा जो विकल्प है उसने हमको यहीं पे उत्तर दे दिया है। ठीक है, इससे आगे उसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने यहीं पे उत्तर दे दिया हमारा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आपका उत्तर 722 आए ना, तो आप जो विकल्प नंबर बी है, ठीक है, उसको हल करके देख सकते हैं कि किसका उत्तर 722 आ रहा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को उसने जोड़ दिया, 625 को बिल्कुल ऐसा ही रखा, तो कौन सा आ गया, विकल्प नंबर ए। जिन लोगों ने भी ए किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो सवाल बीच में भी वो छोड़ सकता है। ठीक है, या आप ऐसा कर ले कि जो विकल्प नंबर दे रखे उनको हल कर ले, तो उससे क्या आ जाएगा, जिसका उत्तर 722 है क्या वो आ गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने विकल्प से हल किया है। ठीक है, विकल्प को हल कर लिया है, और बहुत सारे लोगों ने इसको यहीं पे छोड़ दिया, तो दोनों तरीके से बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, आपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। देखो हम जो ये प्रश्न कर रहे हैं ना, ये बहुत ही प्रैक्टिस है हमारी। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस प्रश्नों की। परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी संभावित प्रश्नों पर हम चर्चा करें। ठीक है, कि परीक्षा में कैसे घुमा के प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखो अभी पिछला वाला जैसे हमने सवाल किया था, उसमें 2 की घात 4 3, हमको मतलब सिर्फ जोड़ना ही था, और उसको लिखने का जो तरीका है वो अलग था उसमें। ठीक है, तो इससे परीक्षा में आपको उलझा सकता है, इसीलिए हम सवालों को क्या कर रहे हैं, घुमा फिरा के बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप भी उनको क्या कर सके, उनको समझ सकते हैं। ठीक।
हो गया हल। सवाल नंबर 4, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। भिन्नों का सरलीकरण आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोष्टक हल करेंगे, ठीक है। देखो जिन लोगों ने आंसर दे दिया है, जिनका गलत हो चुका है, उनको आप मैं जब हल करूँ तब बोर्ड पे देखना, ठीक है। कि उस सवाल आपने अधूरा किया होगा तो आपको देखना है कि हमने कहाँ पे उसकी गलती करी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या हल करूँगा, छोटा कोष्टक हल करूँगा। चलो का मतलब होता है गुणा, तो एक का गुणा एक में करूँगा तो एक, वो दो का गुणा तीन में करूँगा तो दो त्या 6, यहाँ आ गया। ये कोष्टक हट जाएगा, इसका पूरा एक मान निकल के आ गया। फिर काय का चिन्ह है भाग का, तो मैंने भाग का लगा दिया। ये काय का चिन्ह है का की जगह हम क्या क्या रखते हैं, गुणा रखते हैं। काटेंगे, दो एकम दो, दो दूना 4, कितना आ गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 3 दूना 6, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह 1/2, ठीक है। अब किसको हल करेंगे, हम भाग को हल करेंगे। देखो जब भी हम भिन्नों की भाग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आगे वाली संख्या को ऐसा ही रखते हैं और पीछे वाली संख्या को गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ पे इसको अंश को हर और हर को अंश कर देते हैं। तो 6 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, प्लस 1/2। अब देखो ये गुणा है तो 6 से 6 कट गया, ठीक है। अब क्या उत्तर यहाँ पे 1 आया। अब क्या बचा हमारे पास 1 + 1/2। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 2 + 1 बराबर 3/2, ठीक है। 3/2 है क्या हमारे विकल्प में, नहीं है। किस रूप में है, मिश्र भिन्न के रूप में है, तो इसका क्या आ जाएगा 1 सही 1/2, ठीक है। विकल्प नंबर बी, जिन लोगों ने भी बी किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां तक हो गया, समझ में आ गया। जब भी भाग हम करते हैं भिन्नों का तो हम पहली वाले भिन्नों को ऐसा ही लिखते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और पीछे वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। हो गया स्पष्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हल करना है आपको। बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। उनके सभी सवाल सही निकलते हैं और आप बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो गया, बहुत ही आसान है। देखो 1.44, तो ये हमको पता है कि देखो ये इसके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। तो 1.44 मतलब होता है 144। अच्छा बताओ 144 किसका वर्ग है, 12 का है। तो मैं 144 की जगह लिख दूंगा 1.2 प्लस 2.56, ये किसका वर्ग है 256। बताओ 256 किसका वर्ग है, तो 256 16 का है, तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा 1.6। अब क्या करूं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो उत्तर आ जाएगा मेरा 2.8, ठीक है। सभी लोगों का ये उत्तर है विकल्प नंबर डी। जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर डी किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, आ गया ना समझ में कैसे। देखो एक ये ही सीधा तरीका हमें क्योंकि वर्ग याद है 20 तक, और आपकी परीक्षा में 20 से ज्यादा वर्ग नहीं होंगे। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई दिखे, ऐसा चिन्ह दिखे और उसके अंदर कुछ भी संख्या है, तो समझ लेना कि वो वर्ग के रूप में है, उसका वर्ग बिल्कुल निकलेगा। अगर आपको 20 तक वर्ग याद है तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। हो गया स्पष्ट, ठीक है। अगला प्रश्न करिए। अगर वर्ग है तो उसको आपको पता होना चाहिए कि किसका वर्ग है, ठीक है।
ठीक है, x का मान आपको बताना है। क्या करेंगे, पहले ये प्लस वाला है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाला, फिर माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, दशमलव का सिर्फ जोड़ घटा होना है। ठीक है, क्या है x है, तो अब देखो x है तो अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये बताओ माइनस का 2.3 था, ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5.4। अब क्या बचेगा उधर सिर्फ x। चलो ये दोनों माइनस के तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7.7। ठीक है, अब जो 28.34 में से हम किसको घटा देंगे, 7.7 को घटा देंगे, कितना बचेगा 13। ठीक है, अब ये 8 इसको देगा तो हो जाएगा 13, 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पे कितना बचा हमारा 7, 7 में 7 गए तो 0, यहाँ पे कितना बचा 2, यानी कि आ गया 20.64। ठीक है, विकल्प नंबर ए। जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। दशमलव का जोड़ सिर्फ जोड़ और घटा हुए, ये प्लस की संख्या में इधर लेके आया तो माइनस का, और माइनस माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ती है, इन दोनों का जोड़ दिया, चिन्ह यहाँ पे आ गया माइनस का, मैंने संख्या में से घटा दिया, बस उत्तर आ गया हमारे एक्स का। ठीक है, एक्स का मान जब पूछे तो उसका मतलब ये कि पूरे सवाल को हल कर लो, और जो एक्स के बराबर में जो बचा है वही हमेशा एक्स का मान होता है। ठीक है, तो इस विकल्प का उत्तर आ गया विकल्प नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है, पर प्रतिशत में इस बार ना तो भिन्न को बदलना है ना ही दशमलव को बदलना है, बल्कि एक व्यंजक दे रखा है, उस व्यंजक को बदलना। ठीक है, तो देखो मैंने पहले भी बताया है, कभी भी जब आपके सवाल में व्यंजक आता है तो हम पहले उसको हल करते हैं और एक संख्या बनाते हैं, वो जब संख्या बन जाती है फिर उसको हम प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हल करो, इससे एक संख्या बनाओ, फिर उसको आपको प्रतिशत में बदलना। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया उनको लाइक कर देना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते जाना है। ठीक है, पहले तो इसको हल करो। ठीक है, जब भी सवाल पूरा उलझा हुआ है पहले इसको हल करो, फिर एक उत्तर आएगा, फिर उसको प्रतिशत में बदलना। ठीक है, ये आपके सवाल ने बोला है। तो देखो सबसे पहले मैं किसको हल करूंगा, का को, 45 दूना कितना हो गया 90 भागित 120, यहां तक आ गया। ठीक है, अब देखो आप में से बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि 120 से 90 में भाग लगा रहे हैं। ठीक है, भाग नहीं जा रहा तो उसको काय में बदलेंगे, दशमलव बदल रहे 0। ठीक है, दशमलव लगा दिया। ठीक है, 0, फिर 6284 घटाएंगे 0, 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है, फिर 12 पंज 60, यही हुआ। तो कितना आ गया हमारा 0.75। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, और जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है हम उसमें क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब ये दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे, कितना आएंगे 1 और 2, 2 0 लगा दी, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, विकल्प नंबर ए। जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसे व्यंजक को कैसे प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले उस व्यंजक को पूरा हल कर लो, एक ऐसा उत्तर लेके आ जाओ, फिर उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, देखो अब ये यहां से एक और तरीके से हल हो सकता है। कैसे, सुनिए। आप एक तो भाग लगा के ठीक है, जिन लोगों ने मैंने जो बताया ऐसे हल किया तो भी ठीक है। देखो भाग को में देखो 90 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, भाग के रूप में है तो मैं इसको बटे में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि देखो इसका भी मतलब होता है कि मैं 90 में 120 से ही भाग लगाऊंगा, तो मैंने 90 को किस में लिख दिया। अब मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं इसमें क्या करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, इसके बटे में एक मान काटूंगा, 0 से 0, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 क्या 9। ठीक है, 4 से काटो 4 4,
4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25 क्या 75। उसका भी आंसर 75 आया था और इसका भी आंसर 75% ही है। ठीक है, पर मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि कभी भी ऐसा आए तो उसको ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं। जब भी भाग लगाना हो तो पीछे वाली संख्या को हर मान के ऊपर वाली संख्या को अंश मानते हैं। ठीक है, और उसको 90/120 में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिख के भी इसको हल किया जा सकता है, या फिर आप इसको दशमलव बदल के भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, भाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न पढ़िए और हल करिए। अगला प्रश्न क्या है, मासपन निकालना 24, 36 और 48 का बहुत ही आसान है। 24, ठीक है, 36 और 48 का मासपन निकालना है और जल्दी से उत्तर बता देना है आपको। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। ठीक है, मासपन निकालना है और उत्तर बताना है आपको। मासपा मतलब होता है HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF। तो आपको इनका HCF निकालते हैं, और जब भी हम HCF निकालते हैं या मासपा निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, हो गया, बहुत ही आसान है। देखो, पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 6, ठीक है, फिर 2 से 3 और फिर 3 से एक बार। ठीक है, ये देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये कैसे निकालते हैं। अगर संख्या सम है तो इसमें हम 2 से भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर सम है तो फिर 2 से भाग लगा, 2 इनाम 18, फिर 9 है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब हम इसमें 3 से भाग लगाते हैं, 3 क्या 9, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे। संख्या सम है, सम संख्या की क्या पहचान है बताइए, जिसमें इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भाग लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब क्या बना है उसको हम नीचे लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये निकालते हैं। अब संख्या 3 है तो हम 3 3 के क्या बना लेंगे, इनके जोड़े बना लेंगे। देखो, ये एक जोड़ा बना तो इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर एक और बना, इस 2 को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर और बन रहा है क्या 2, 2 इस लाइन में नहीं है तो नहीं बनेगा। देखो 3 का बन रहा है, ये 3, ये तीनों लाइन जो तीनों में कॉमन होगा उसको खोलेंगे 3। अब गुणा करो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, इसका क्या आ गया, मासपा 12 क्या, विकल्प नंबर बी। जिन लोगों ने भी बी किया है उनका बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर बी। ठीक है, आइए मासपा निकालते, कैसे निकालते, सबको अलग अलग निकालते हैं और जो कॉमन होता है उसको हम बाहर लेके आपस में उनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, आठ के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना। औसत निकालना आपको याद है, औसत में क्या करते हैं, हम सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होती है उनसे हम भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो 8 के प्रथम 5 गुणज, तो पहले तो गुणज शब्द का भी तो पता होना चाहिए, गुणज होता क्या है। गुणज आपको पता है, किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है, तो संख्या का जो पहाड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणज। लेकिन हमारे सवाल ने क्या बोला है कि 8 के प्रथम 5, यूं तो 8 के अगर गुणज लेंगे तो ये 8 से प्रारंभ होंगे और अनंत तक चलते हैं, लेकिन हमको लेने कितने हैं, 5, क्योंकि उसने 5 का औसत पूछा है तो 5 गुणज लिखेंगे, 8 को 8, 8 16, 8 24, 8 32, 8 पंजे 40। ये तो हो गए 8 के 5 गुणज। गुणज हमेशा कहाँ तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं। ठीक है, गुणज को और क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे, तो जो उसकी टेबल होती है उसे हम बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, अब उसने बोला 5 तो 1 2 3 4 5 ले लिया। अब इनका क्या करना है, ये औसत बताना है, तो औसत बताने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, 8 16 24 32 और 40। ठीक है, जोड़ दिया हमने। अच्छा, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 1 2 3 4 5 है तो 5 से मैंने भाग लगा दिया। जोड़ो इन सभी को, कितना आएगा जोड़,
8 और 16 कितना आ गया 24, 24 और 24 48, 48 और 32 हो गया 80, 80 और 40 हो गया 120, 120 बटे 5, 5 से काटो, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, तो 24 आ गया, ये आया 24, तो इसका मान सपा हो गया 24, विकल्प नंबर ए। जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है, उसने गुणनखंड नहीं बोला है, जब वो गुणनखंड बोलेगा तब अलग बात है, लेकिन उसने सिर्फ गुणज शब्द का उपयोग हुआ। गुणज का मतलब होता है कि उस टेबल उसका पहाड़ा हमको बोलना है, कितनी बार बोलना है वो प्रश्न बताएगा हमको। ठीक है, कि 5 तक, ठीक है, 8 के प्रथम 5 गुणज लेना है, कि 8 के प्रथम 8 गुणज लेना है, कितने गुणज लेना है वो हमें क्या बताएगा, सवाल हमको बताएगा। क्योंकि उसने 5 गुणज का बोला इसलिए हमने 5 ही ले लिया। ये कहाँ तक चलते हैं, ये अनंत तक चलते हैं। ठीक है, ये 8 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन गुणनखंड का अंत होता है। ठीक है, मल्टीपल का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल करना है और आपको आंसर बता देना है। अच्छा, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल पूरे साल में, वो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। पहले लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं बताना आपको कमेंट बॉक्स में, कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, और अगर गैर लीप वर्ष है तो कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष जो रहता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। टोटल पूरे साल में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको नोट कर लेना कहीं कॉपी में कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और उस साल जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। एक बात को ध्यान रखना, पूरे जो कैलेंडर में होती है, जो कैलेंडर होता है उसमें जो पूरा साल है उसमें एकमात्र फरवरी ही होती है जो या तो 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है। अगर लीप वर्ष है वो वर्ष तो वो 28 दिन की रहे, सॉरी 29 दिन की रहेगी, और अगर लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन की रहेगी और लीप वर्ष नहीं है तो 28 दिन की रहेगी। ठीक है, और पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है, ये कैसे पता करें कि ये वर्ष लीप वर्ष है, तो इसका पता हम उस साल में 4 का भाग लगा के देखते हैं। यदि उस साल में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष, और उसमें हम बता सकते हैं कि जो फरवरी है वो 29 दिन की है। ठीक है, कैसे, जैसे अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, इसमें 4 से भाग लगाओ, 4 पंज 20, इतना बचा 0, ऊपर से उतारेंगे तो भाग में उसकी 0, ऊपर 4 पंज 20, क्या पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, शेषफल बच रहा है। तो मतलब ये कि ये लीप 2022 है वो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, मतलब इस साल की फरवरी जो है वो 28 दिन की रहेगी, 28 दिन की ही है इस साल की। ठीक है, आप कैलेंडर में भी जाके देख सकते हैं कि क्या फरवरी 28 दिन की है। ठीक है, ये आप किसी को भी बता सकते हैं, कौन सा भी सन अगर उसमें 4 से भाग चला जाता तो उस साल की फरवरी 29 दिन की रहेगी और उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं, और 4 का भाग नहीं जाता है तो वो हो जाता है गैर लीप वर्ष, उस साल फरवरी 28 दिन की रहेगी। ठीक है, तो लीप वर्ष और गैर लीप वर्ष में इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका सवाल क्या है कि जो फरवरी का माह है, ठीक है, वर्ष लीप वर्ष, लीप वर्ष देखो उसने क्या बोला कि वर्ष जो लीप वर्ष, अब कौन सा वर्ष हमें नहीं पता है, लेकिन उसने लीप वर्ष बोल दिया तो हमें पता है कि जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी। तो हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम कैलेंडर बना लेंगे। कैलेंडर कैसे बनाएंगे, पहले तो हम सप्ताह के 7 दिन लिखेंगे, रविवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार,
हमने क्या किया, सप्ताह के 7 दिन लिख लिए, 7 दिन है, बिल्कुल है 7 दिन, ठीक है। अब देखो पहले जब ऐसा सवाल आए तो उसमें सप्ताह के 7 दिन लिख लिए। अब फिर प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ो। क्या लिखा उसमें कि 5 तारीख को सोमवार है, जो सोमवार होगा वो 5 तारीख को होगा, मतलब कहीं ना कहीं हम सोमवार के सामने लिखना है हमको 5, और जब सोमवार के सामने 5 लिख जाए तो यहाँ से गिनती हो जाएगी हमारी स्टार्ट। 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, मतलब 10 तारीख को कौन सा वार है, शनिवार है। फिर हम 10 के बाद अभी आ जाएगा 11। अच्छा बताओ फिर सोमवार कितनी तारीख को आ रहा है, फिर सोमवार 12 तारीख को आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम उसको आगे बढ़ा देंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29। अच्छा मैंने 29 पे लाके क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने बोला है फरवरी, और फरवरी के अभी क्योंकि ये वर्ष उसने बोल दिया कि लीप वर्ष है, तो मैं फरवरी को 29 पे लाके छोड़ूंगा, ठीक है। अब 29 तारीख के बाद मार्च चालू हो जाएगा, तो मार्च की 1 तारीख को कौन सा वार होगा, शुक्रवार। 2 तारीख को क्या होगा, शनिवार। 3 तारीख को क्या होगा, रविवार। 4 तारीख को क्या होगा, सोमवार। और 5 तारीख को क्या, ये हो गया हमारा मंगलवार के सामने आ रहा है, तो 5 तारीख को क्या हो गया, हमारा मंगलवार हो गया, ठीक है। तो आ गया सप्ताह के 7 दिन लिख लेना। वो जहां से बोले, वो बोल दे कि 1 तारीख को सोमवार है, तो हम फिर एक की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। वो बोल दे कि 15 तारीख को शुक्रवार है, तो हम यहाँ से 15 की तारीख की स्टार्ट, 15, 16, ठीक है। रिवर्स भी जा सकते हैं, ठीक है। बोल दे कि 15 तारीख को शुक्रवार है, तो बताओ 1 तारीख को क्या है, तो हम यहाँ से उल्टा चलना चालू कर देंगे, ठीक है, उल्टी गिनती चालू कर देंगे, और जहां पे भी आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे स्पष्ट, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ गया कौन सा, मंगलवार। जिन लोगों ने भी मंगलवार किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने की और भी बहुत सारे तरीके, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसका हल कर सकते हैं। तो इसका कौन सा आ गया, विकल्प नंबर ए आ गया, ठीक है, मंगलवार बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन लोगों ने भी ये बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो आपके घर में जो कैलेंडर है ना उसको भी देख सकते हैं, उसमें अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल को, ठीक है। आज जो वार है उसको सोच लो, और सोचो कि मई में 20 तारीख को कौन सा वार होगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करिए। बहुत ही आसान श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला को अगली श्रृंखला का अगला क्रम बताना है कि अगला क्रम क्या आएगा आपको, ठीक है। तो देखो हो गया, बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दे दिया और बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्या है, 3 में कितना जोड़ रहे तो 5 आ रहा है, 2 जोड़ रहे तो, फिर 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, फिर 2 में कितना जोड़ा तो आ गया 6, 4, फिर 6 में से गया तो 5, मतलब 5 घटा रहा है, फिर क्या करेगा बताओ, +6। क्यों, वो क्या कर रहा है कि 2 को जोड़ एक संख्या आगे बढ़ते जा रही है, 1 को जोड़ता जा रहा है, 1 को घटा जा रहा है। पहले इसमें 2 जोड़ा तो 3 घटा दिया, 4 जोड़ा तो 5 घटा दिया, अब 6 जोड़ेगा तो फिर 7 घटा देगा, लेकिन 6 जोड़ने से हमारा उत्तर ही आ गया, क्या आ गया, 7, ठीक है, 7 आ गया। तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो एक तो इसमें ये क्रम हो जाएगा कि हाँ 1 को जोड़ रहा है, 1 को घटा रहा, फिर जोड़ा फिर घटाया, फिर जोड़ा फिर घटाया, एक तो ये क्रम चल रहा है। एक और तरीके से भी इसको पता कर सकते हैं, कैसे, सुन लेना। देखो क्या है कि देखो 3 के बाद एक अंक को छोड़ो, देखो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, मतलब 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, मतलब एक एक क्रम क्या हो रहा, कम होता जा रहा। इधर देखो, लेकिन हमारा अंक यहाँ पे जा रहा, लेकिन हमें तो ये चाहिए, तो ये हो जाएगा 0। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 1, 0 बटा। इधर से देखो 5 के बाद 6, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 7, और 7 के बाद क्या आ जाएगा 8। ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन उसने ये अंक पूछा है तो इसका मान 7 हो जाएगा। मतलब उसने एक एक अंक को छोड़ के श्रृंखला को बनाया, ठीक है। आपकी श्रृंखला में या तो जोड़ आएगा या घटा आएगा, या फिर इसे गुणा आ जाएगा, ठीक है, गुणा आ सकता है, बस इतनी नहीं आ सकती, ठीक है। या फिर एक एक अंक को छोड़ के भी बता सकता है कि श्रृंखला का अगला पद क्या है, या अभाज्य संख्या की कोई श्रेणी आ जाए, ठीक है। जैसे आ जाए 11, ठीक है, चलो इसका उत्तर बताओ, 11, 13, 17, 19, तो अब इसका उत्तर बताओ कौन सा आएगा, ठीक है। तो देखो
जब भी ऐसा क्रम दिखे ना तो आपको जोड़ना घटाना नहीं है। पहले तो देख लो, अच्छा अभाज्य संख्या है तो बिल्कुल अगली अभाज्य संख्या 11 13 17 19 तो 23 आ जाएगी। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या दिखी सभी तो फिर हमको जोड़ना घटाना नहीं, डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा अगली अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आ जाए तो फिर आपका बिल्कुल एक विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अगर आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आ गई तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए। ठीक है, इसको तो सिर्फ पढ़ना है, हल लेवल नहीं करना, हल करना पड़ेगा आपको विकल्प पढ़ के। ठीक है, उसने बोला है कि 361 और 441 में क्या संबंध है। क्या संबंध है बताना आपको। पहला, क्या दोनों संख्या सम है? नहीं, दोनों भी सम है। क्यों? क्योंकि ये इसके इकाई के स्थान पे 1 है और इसके इकाई के स्थान पे 1 है, तो दोनों क्या हो गए हमारी विषम हो गए। तो पहला वाला विकल्प क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। फिर दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 210, इनको घटाओ, उत्तर 210 आ रहा है क्या? ठीक है, 441 में से 361 को घटाना, उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा विकल्प, दोनों का योग कितना दे रखा है, 702, दोनों को जोड़ो, 702 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब हमारे 3 विकल्प गलत हो चुके। उसने क्या बोला है कि चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, या इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखो, ये जो 361 है ये है 19 का वर्ग और ये है 21 का वर्ग, तो दोनों संख्या क्या है, किसी ना किसी अलग अलग संख्याओं की वर्ग है। तो आपका विकल्प कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे कथन, कल भी हमने इसे कथन निष्कर्ष वाले का अभाज्य संख्या का किया था और आज भी हम इसे कथन निष्कर्ष वाले सवाल कर रहे हैं, ताकि ऐसा सवाल आए तो वहां पे आप उसको हल कर सकते हैं किससे। ठीक है, तो एक ये नया सवाल है। ठीक है, एक नया पैटर्न है जिसमें आपको समझना रहता है इस सवाल ने क्या बोला है और उसको कैसे हल करना है। तो विकल्प नंबर डी, क्या दोनों किसी अलग अलग संख्या का वर्ग बता रहे हैं। ठीक है, ये भी 19 का वर्ग और ये 21 का वर्ग हो गया इस पर। चलिए अगला प्रश्न, देखिए इस प्रकार के जो सवाल आएंगे उसमें क्या होता है कि कुछ भी 3 संख्या दे रखेगा आपको, 1 2 और 3। ठीक है, वो 3 संख्या का गुणा दे दे, जोड़ दे दे, भाग दे दे, कुछ भी हो सकता है, और आपको उसमें से 2 संख्या दे रखी है। अब देखिए इसने कौन सी दे रखी है, एक तो तीसरे नंबर की संख्या दे रखी है और एक दूसरे नंबर की संख्या दे रखी है। तो जब वो 3 संख्या दे उसने कि इसका उसमें दशमलव में अंतर देखो, यहाँ पे 1.728 है, यहाँ पे 17.28 है, तो इनकी क्योंकि दशमलव में अंतर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर तो यही आएगा, 144 ही आएगा। हो गई बात स्पष्ट। जब भी 3 संख्या दे और उसमें से वापस 2 संख्या दे दे, उनका चाहे जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो, भाग हो, बाद में हम बात करते हैं, पर जो 2 संख्या है उसमें से जब तीसरी संख्या जो नहीं है वही उत्तर आएगा हमारा। बस इसको दशमलव में हमको जमाना याद होना चाहिए। ठीक है, एक तो आप इसको हल करो, ठीक है, उसने उत्तर दे दिया, फिर आप उसको हल करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी 3 संख्या दे और उसी में से 2 संख्या दे दे तो जो उत्तर है वो तीसरी संख्या होगा। बस इसमें दशमलव को हमको आगे पीछे करना है, तो दशमलव को कैसे आगे पीछे करते हैं वो हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा सवाल दे रखेगा आगे वाली संख्या को देखेंगे। ठीक है, आगे वाली संख्या को देखेंगे तो देखो इसको दशमलव के बिना करना हमको। ठीक है, मतलब सभी दशमलव को हमको हटाना। तो देखो इस पे दशमलव हटाने को क्या लिखूंगा, 1 के बटे में 2 जीरो, ये आएगा। इसमें दशमलव हटा के क्या लिखूंगा मैं, 10, और इसमें दशमलव हटा के मैं क्या लिखूंगा, 1000, ये लिखूंगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 1000, 1 2 3, 1 2 3, मतलब मैंने इसको जब दशमलव के बिना लिखा तो कितना हो गया, 1728। यही हुआ कि नहीं हुआ, अरे यही हुआ ना। अब देखना, अब हमारे प्रश्न ने क्या पूछा है, हमारे प्रश्न ने पूछा है कि 17.28 भाग 1.2, यही पूछा है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखो भाग है तो इसको बटे में लिख सकता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने, इसको बटे में बिल्कुल लिख दिया।
दशमलव हटा दूंगा, नीचे कितने जीरो लगा दूं मैं, 2 जीरो, ऊपर कितनी, 1 जीरो, ये बना बिना दशमलव का, क्या करूंगा मैं, काट दूंगा, क्या बन रहा हमारा, देखो ये क्या बना हमारा, 1728 बटे में 120, यही बना। तो देखो ये जो जीरो है ना, इसको मैं गुणित 10 लिख सकता हूं। अब देखना, अब 12 और 17 ये गुणा में उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण में क्या दिख रहा आपको, 10 ज्यादा दिख रहा, तो 10 को इसके बटे में लिखेंगे, ये दशमलव हटाएंगे और ये दशमलव, तो जो उत्तर नंबर है कौन सा आ गया हमारा, उत्तर नंबर ए आ गया इसका। ठीक है, जिन लोगों ने उत्तर ए किया है उनका बिल्कुल सही है। या फिर आप क्या करें कि अगर आपको नहीं आ रही समझ में तो इसका इसमें सीधा भाग लगा दो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। ठीक है, पर ये मैंने समझा दिया क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए, बहुत ही आसान है अगला प्रश्न। ठीक है, आगे उत्तर बहुत ही आसान है। देखो क्या है, विक्रय बेचा है, मतलब उसने विक्रय मूल्य दे रखा है, कितने में खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य पूछा है, और क्या दे रखा हमको, हानि दे रखी है, हानि कितनी दे रखी है, 30%। अच्छा बताओ, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को माना 100, तो बताओ जब 30% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 70 रुपए, गुणित क्या करना हमको, 42,000 का गुणा कर देना, काटेंगे जीरो से जीरो, 7 छंग 42, कितना आ गया, 60,000 रुपए। तो ये आपका क्या आ गया, 60,000 रुपए। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, विकल्प नंबर ए, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ही फास्ट आंसर दिया है। ठीक है, विकल्प नंबर ए, जब भी हमें विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत दे रखे और क्रय मूल्य पूछे तो हम क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, हो गया इस पर। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए और हल करिए। देखो मूलधन, मिश्र धन और इनका है दर है, समय पूछा उसने। ठीक है, उसने बोला है कि कोई धन, ठीक है, ऐसा कौन सा धन है जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो देखो इसमें, देखो ऐसे सवालों में हमको इसे लिख लेना है। तो मूलधन, ठीक है, क्या क्या दे रखा, क्या क्या मानेंगे, मिश्र धन, ठीक है, और क्या होता है दर, एक और क्या होता है समय, और एक और क्या होता है साधारण ब्याज। यही 5 चीजें होती है हमारे सवाल में। ठीक है, साधारण ब्याज का जब भी सूत्र, जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें कोई मूलधन दे नहीं रखा है, कोई मिश्र धन नहीं दे रखा है, वो चाहे तो समय पूछ सकता है, वो चाहे तो दर पूछ सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़िए। क्या है प्रश्न, कि कितने वर्षों में, मतलब उसने समय पूछा है कि समय क्या रहेगा, दे क्या रखा है, 4% हो जाएगा, दे रखा है, और क्या दे रखा है कि कोई वर्ष, कोई धन यहाँ पे कुछ भी होगा तो ये कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं 1 समान हुआ तो कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि सवाल ने ही बोला है कि वो 2 गुना हो जाएगा। वो अगर बोलता है 4 गुना हो जाएगा तो मैं 4 गुना का गुना कर देगा। मान लो मेरे पास 100 रुपए, ऐसे सवालों में जब भी मूलधन मिश्र धन नहीं दे रखे या दर या समय पूछे तो हमें मूलधन 100 रुपए मान लो मेरे पास 100 रुपए है। अब वो हमने मूलधन भी नहीं दिया है, मिश्र धन भी नहीं दिया है, तो हमने मान लिया 100 रुपए मूलधन है, तो कितने समय बाद वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो बताओ 100 रुपए जब 200 रुपए हुआ तो मुझे ब्याज कितना मिला, 100 रुपए का मिला, तो साधारण ब्याज हो गया 100 रुपए। तो अब क्या करेंगे, हम समय का सूत्र लगा देंगे। देखो अब हमारे पास क्या है, मूलधन भी है, मिश्र धन भी है, साधारण ब्याज भी, दर है। समय का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित दर, यही होता है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है हमारा, 100 रुपए, ठीक है, गुणित 100, मूलधन भी 100 रुपए, और दर कितनी है 4, ये 100 से 100 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। देखो जब भी आपके सवाल में मूलधन मिश्र धन नहीं दे रखे ना तो मूलधन को मान लेना, और बोल रहा है कि 2 गुना हो जाएगा तो मिश्र धन मतलब 200 रुपए उसको मिलेंगे, और जब 100 रुपए के 200 रुपए मिले तो ब्याज उसका कितना बना, 4 वर्ष 25 वर्ष में 100 रुपए बना।
हो गया स्पष्ट। तो आपका कौन सा गया, विकल्प नंबर बी। जिन लोगों ने विकल्प नंबर बी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न करिए जल्दी से। एक आयत दे रखा, देखो मैंने कल भी बोला था जब भी आयत और वर्ग की बात करें तो आपको आयत और वर्ग बना लेना है। ठीक है, मैंने एक आयत बना लिया। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, लंबाई चौड़ाई दे रखी है 25 मीटर लंबाई और 10 मीटर क्या दे रखी है उसमें, चौड़ाई दे रखी है। अच्छा, मेरे पास अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई है तो मैं क्या इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ और परिमाप भी निकाल सकता हूँ। बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 25 दाम 250 मीटर की घात 2, यही आएगा इसका पूरे का क्षेत्रफल। फिर आगे प्रश्न ने क्या बोला है कि इसके अंदर एक वृत्त है, वृत्त का मतलब होता है गोला। ठीक है, ये जो गोला है इसका भी उसने क्षेत्रफल दे दिया, कितना दे दिया, 150 मीटर की घात 2, ये उसने दे दिया। तो उसने पूछा है कि जो बचा हुआ भाग है ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आइए समझ में, क्या पूछा उसने, देखो एक वृत्त दे रखा है, एक पूरा आयत है, उसके अंदर एक वृत्त है और उस वृत्त का भी क्षेत्रफल उसने दे दिया है। देखो हमारे पास टोटल पूरे का कितना है 250 वर्ग मीटर और इस भाग का कितना है 150। तो हम इसमें से इसको अगर घटा दे 150 को तो क्या इसका उत्तर आ जाएगा, ये हमारा 100 वर्ग मीटर हो 100 वर्ग मीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया उत्तर 100 वर्ग मीटर, विकल्प नंबर बी। जिन लोगों ने भी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। बी क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो उसने पूरे आयत की लंबाई चौड़ाई दे दी तो हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर उसके अंदर एक वृत्त है, उस जो वृत्त है उसका भी उसने क्षेत्रफल दे दिया। फिर जो क्षेत्रफल है टोटल का क्षेत्रफल, इसमें से इसको घटा दिया तो जो शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलिए अगला, एक घनाकार बर्तन है, घनाकार का मतलब होता है, ठीक है, ये घन के रूप में, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये घन होता है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी जितनी भी भुजाएं 6 भुजा होती है सब बराबर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घन। इसका क्या दे रखा है, आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र याद है हमको, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। देखो उसने पूछा है कोण क्या होगी, कोण को हम भुजा भी बोलते हैं। ठीक है, इस घन की कोण क्या होगी, मतलब घन की भुजा उसने पूछी। तो घन का आयतन कितना दे रखा है 1331 बराबर भुजा को मान लेंगे x की घात 3। बताइए किस संख्या का आपस में गुणा करने पर 1331 आ रहा है। ठीक है, चारों विकल्प का आपका गुणा कर लेना। अगर आपको घन याद है तो अच्छी बात है, पहले 12 का करो, 12 का करो सभी लोग, 12 गुणित 12 गुणित 12 क्या 1331 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर विकल्प नंबर बी का गुणा करो, 11 गुणित 11 गुणित 11। ठीक है, विकल्प नंबर बी में उत्तर आ रहा है, तो आपका कौन सा हो गया, विकल्प नंबर बी। क्या हो गया, 11 इसका आंसर हो गया। ठीक है, जब उसने कुछ नहीं दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है और घन का आयतन का सूत्र हमको पता है भुजा की घात 3, भुजा को हमने माना x बराबर 1331। ठीक है, अगला, प्रातः, जो इसमें प्रातः शब्द लिखा है उसका मतलब होता है सुबह। ठीक है, एक गाड़ी सुबह 8:40 पे चलती है। ठीक है, गंतव्य स्थान, गंतव्य का मतलब होता है जहां पे उसको पहुंचना था वहां पे कब पहुंच जाती है, वो 2:10 पे पहुंच जाती है। तो बच्चा उसको पहुंचने में कितना समय लगा, तो उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 0 में से 0 गए तो 0, 4 में से 3 गए, 1 गया तो 3 और 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6। कितना समय लगा उसको, 6.5 घंटा। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल गलत आएगा।
क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा अगर आया सवाल तो आपको घटाना नहीं है, ठीक है। देखो पहले सवाल को समझना, भाई 8:40 पे चली, ठीक है, अपने स्थान पे कब पहुंची वो? 2:10 पे पहुंची। तो आपको बताना है कि इसने टोटल कितनी दूरी तय करी। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको पूरा 9 मान लेंगे कि भैया 9 बजे चालू हुई। हमारे पास एक्स्ट्रा कितने मिनट बचे हैं? 20 मिनट एक्स्ट्रा बचे, क्योंकि देखो 8:40 पे चली, 9 बजे हैं तो 20 मिनट ही बचेंगे हमारे पास। तो हमने माना कि 9 बजे चालू हुई। अब 9 बजे से वो चलेगी 2 बजे तक, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट यहाँ भी एक्स्ट्रा पड़े हुए, ठीक है। तो हम 9 से 2 तक जाएंगे। 9 से गिनो, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। यहाँ तक कितने हो गए? 5 घंटे हो गए 9 से 2। हमको क्या करना है कि इस पूरे को मान को निकालना है। अब हमारे पास देखो 20 मिनट यहाँ के एक्स्ट्रा पड़े हैं और 10 मिनट यहाँ के एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो 22 और 10 कितने हो गए? 30। तो ये हो गया 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। विकल्प नंबर बी, जिन लोगों का विकल्प की बी किया है उनका बिल्कुल सही। जिन लोगों ने घटा के किया है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि घटाने से नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना, जो भी समय ऐसा दे रखे ना उसको आगे का मान लेना है 9, ठीक है। 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे चली और 10 मिनट यहाँ पे चली। अब 9 से 2 पे चले जाओ, तो 9 से हम गिनेंगे 10, 11, 12, 1 और 2 5 घंटे और 20 मिनट और ये 10 मिनट एक्स्ट्रा थे, तो टोटल कितने हो गए? 30 मिनट। तो 5:30 हो गए। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो उसमें पूरा समय लेके चलना है आपको, ठीक है। ये 8:40 तो इससे नहीं होगा, घटाने पर उत्तर हमारा गलत आ जाएगा। हो गए स्पष्ट? अगला प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहे, ठीक है। एक कमरा दे रखा है 3 मीटर लंबा, क्या दे रखा है, ठीक है, 3 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर लंबा है। यही प्रश्न है आपका। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18 वर्ग मीटर। और उसमें बोला है क्या कि 1 वर्ग मीटर का, अगर 1 वर्ग मीटर अगर हम लगा रहे हैं तो हमें रुपए कितने लग रहे हैं? 20 रुपए। 1 वर्ग मीटर के 20 रुपए, तो बताओ 18 वर्ग मीटर के कितने हो जाएंगे? तो 20 में 18 को गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, कितने रुपए हो जाएंगे? 360 रुपए। दरी बिछाने का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मूल्य पूछे तो आपको क्या करना है? क्षेत्रफल निकाल के उस एक का उसमें गुणा कर देना है। आगे स्पष्ट हो, क्योंकि देखो उसने क्षेत्रफल निकाल लिया 18 जो वर्ग मीटर आया उसने 1 वर्ग मीटर पे 20 रुपए खर्च हुए, तो 18 वर्ग मीटर पे कितना होगा? तो हम 18 को उसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। हो गया स्पष्ट? चलिए अगला प्रश्न। समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है हमारे पास? 20 सेकेंड, ठीक है। समय कितना दे रखा है? 20 सेकेंड दे रखा है। चाल क्या दे रखी है? चाल 8 मीटर प्रति सेकेंड। यही है। देखो जब भी इस प्रकार के सवाल आए ना तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, मैंने कल भी बताया था कि समय एक जैसा होना चाहिए और मीटर है तो मीटर या किलोमीटर में होना चाहिए। तो देखो ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, मतलब ये बिल्कुल समान है, इसको हमको बदलने की जरूरत नहीं होगी। क्या पूछा उसने कि क्या हो गई? रेलगाड़ी की लंबाई। देखो मैंने कल भी बोला था, वो चाहे रेलगाड़ी की लंबाई बोल दे, वो चाहे दूरी बोल दे, इनका मतलब एक ही होता है। उसने बोला कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, मतलब आपको दूरी निकाल देना है, ठीक है। तो दूरी का क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 गुणे समय, ठीक है, यही होगा। तो दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, चाल कितनी उसकी? 8, इसमें 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। अच्छा बताओ, मैं यहाँ पे मीटर लिखूँ या किलोमीटर लिखूंगा? तो मीटर लिखूंगा। मीटर क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पे भी किस शब्द का उपयोग किया गया है? मीटर का। तो 160 मीटर आ जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर ए, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है। आ गया प्रश्न समझ में? अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं, ठीक है। और मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखे
या किसी पुल की लंबाई दे रखे और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखे, तो पुल की लंबाई और या प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई सभी को जोड़ देना है। ठीक है, तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, वो टोटल दूरी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में और हमारी प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है और आपको 20 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही निकले हैं उतने लिख देना। ठीक है, जैसे मान लो 19 सही निकले तो 19 लिख देना। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।